पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रहती है कि कृषि जगत में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचा सके ताकि वो आपके लिए सीधे तौर पर लाभकारी बन सके। बता दें, हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए आज कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोटे अनाज पर बातचीत होगी खास, बताएंगे आपको कैसे बनाएं आप केचुआ खाद, मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से और सरकारी योजनाओं के बारे में भी आपको जागरूक करेंगे। तो फिर आइए आज के अंक की यहां शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है और इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, इसकी मांग को बढ़ाने के लिए, इसके प्रसंस्करण के लिए भी कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में दूरदर्शन किसान संवाददाता राधिका चौधरी ने खास बातचीत की लोकसभा सदस्य हंसराज हंस से। आइए क्या कुछ खास रहा इस बातचीत के दौरान, दिखाते हैं आपको। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, लगातार मोटे अनाज पर हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं, मोटे अनाज को किस तरह से हिंदुस्तान से हमें विदेशों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमारी समाज हो, हमारी जनता हो, या हमारे किसान भाई हो, या यूं कहें हमारे जो देश के नेता हो, वो भी मोटे अनाज पर ध्यान दे रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं अपनी थाली में लेकर आ रहे हैं। लाना क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, देखिए सांसद हंसराज हंस जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया राधिका जी। सर, मोटे अनाज, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोटा अनाज जो है कहीं ना कहीं बहुत पौष्टिक है। मोटा अनाज खाने से बीमारियां नहीं होती हैं। मोटे अनाज को हमें ज्यादा से ज्यादा लेकर आना है और हमारे किसानों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाना है। तो किस तरह से आप मानते हैं कि मोटा अनाज भारत के लिए, विदेशों के लिए जरूरी है, भारत का मोटा अनाज? प्रिय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आपने देखा होगा कि अमेरिका से आते हैं, 4-4 रैलियां फिर कर जाते हैं, थकते नहीं हैं। पहले लोग मोटा अनाज ही खाया करते थे तो बीमारियां बहुत कम थी। अब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये इसकी वजह सिर्फ मोटा अनाज को छोड़ना है। बुजुर्ग जो खाते थे उसको फॉलो करो। हमारी सेहत, हमारे बच्चों की सेहत, आने वाली नस्लों की सेहत इससे ठीक रहेगी, बॉडी ठीक रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे आप, ऊर्जा बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और फ्रेश रहेंगे। इस बात पे यकीन कीजिएगा, मैं खुद इस्तेमाल जब से करता हूँ। आपको ने देखा कि इतना बड़ा आफत आई थी, ये जो महामारी कोरोना के बाद भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फ़ायदा यही है मोटे अनाज का कि ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं आफ्टर दैट कोरोना और बाकी की भी चीज़ें, बीमारियां जो आ रही हैं, उससे अगर छुटकारा डालना है, अभी मैं बेनती करता हूं कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, पूरी गवर्नमेंट लगी है कि उसको एक्सपोर्ट किया जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटा धान बोएं। तो किस तरह से मौजूदा सरकार हमारे मोटे अनाज को 2023 आते आते पूरे हिंदुस्तान के इस मोटे अनाज को विदेशों तक पहुंचाने का काम करेगी? हाँ जी, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री और प्रचार जो माध्यम है
बात तो अपने आप ही निकल गई है कि ये प्रधानमंत्री जी खाते क्या है। सब बात यही करते हैं, खाते क्या है यार, थकते नहीं हैं, अकते नहीं हैं। इस वजह से लोगों ने चेक किया तो उनको पता चला कि ये मोटा अनाज बहुत देर से इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं और दोस्तों को बाकियों को भी प्रेरणा देते हैं। आपने देखा होगा कि बीमार हो जाए बंदा, कहते डॉक्टर के इसको खिचड़ी दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, इट्स लाइक मेडिसिन, ये मेडिकली बहुत अच्छी चीज़ है। और दलिया खाओ और कोशिश करो जितनी भी हो सके मोटे अनाज की तरफ आप ध्यान दो। फिर किसानों को मेरी विनती है कि डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और आपको हर लिहाज से फ़ायदा होगा। मोटा अनाज बोने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जी। लेकिन आपके सुबह के नाश्ते में हाँ जी मोटे अनाज की खिचड़ी, हाँ जी, दलिया होता है या नहीं? मैं खाता ही खिचड़ी हूँ सुबह, दूसरे दिन फिर खाता हूँ दलिया। एक दिन खिचड़ी, एक दिन दलिया, सारा दिन भागते हैं, बिल्कुल थकन नहीं होती। कहीं ना कहीं मोटे अनाज को हमें बहुत आगे लेकर जाना है। और मोटे अनाज को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हंसराज जी ने कहा कि कोविड जैसी बीमारियां आपने देखी होगी और ऐसी बीमारियों से हमें फिर ना लड़ाई करनी पड़े, हमें मजबूत बनना होगा। और हमने उस जमाने की बात की जब हमारे दादा परदादा जो मोटा अनाज खाते थे, जो कभी बीमार नहीं होते, थकते नहीं। तो ऐसा अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मोटे अनाज को छोड़ दिया है। तो कोशिश करें। वजह यही है कि बीमारी की वजह कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। मोटा अनाज इसको मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्ट करने की आपकी पावर बढ़ जाती है। इस वजह से कोशिश करो जितनी जल्दी छोड़ो भाई, कचरा खाना छोड़ो, मोटा अनाज अपनाओ। इजाजत दीजिए, मोटे अनाज को आप भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लेकर आइए, अपनी थाली में लेकर आइए। और साथ ही साथ जिस तरह से हंसराज जी ने कहा कि आप तो खाइए, लेकिन अपने साथियों को, अपने आने वाले मेहमानों को भी मोटा अनाज परोसने की कोशिश करें। नमस्कार। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी खाद के बारे में जो आसानी से आप अपने खेत में ही बना सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। ये है केचुआ खाद। बड़ी काम की होती है ये खाद। किस तरह से आप बना सकते हैं केचुआ खाद, क्या क्या है इसके फायदे, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केचुए। केचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारकर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा न हो सके। रोशनी जितनी कम होगी, केचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल न हो सके। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है।
पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्कीनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन 1 बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान के साथ। इसी के साथ जानकारी दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, जैविक खेती को काफी अच्छे स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश में। कई किसान इसे अपना भी रहे हैं और उन्होंने सफलता भी हासिल की है। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। नाम है इनका राहुल जसोजा। जैविक खेती करते हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। किस तरह का रहा है इनका सफर, आइए इन्हीं से जानें। कृषि में जैविक पद्धति को अपनाने से किसानों को कई प्रकार से फायदे हो सकते हैं। पहला तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उपज हासिल होगी। साथ ही डेयरी फार्मिंग कर रहे किसानों को उनके पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का हरा चारा भी उपलब्ध हो सकेगा। राहुल जसोजा अम्बाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से जुड़ने का सीधा साधा कारण था रसायनों के प्रयोग को पूरी तरह से खत्म करना। जैविक खेती से जुड़ने का फैसला इन्होंने तब किया जब वे डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे। डेयरी फार्मिंग से प्रशिक्षण लेते समय इन्होंने ये पाया कि पशुओं को दिया जाने वाला चारा जब रसायन मुक्त होगा तभी हमें पशुओं से शुद्ध दूध प्राप्त हो सकेगा। ऐसे में जैविक खेती को अपनाना राहुल जसोजा के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ 3 साल से और हमने अभी ये इंस्पायर होके किया था। ये डायरी फार्मिंग में हमने पहले ट्रेनिंग ली थी KVK तेपला में डॉक्टर नवीन के अंदर, और वहाँ से हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि ये डायरी फार्मिंग जो है ये काफ़ी चीज़ें से रिलेटेड है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी है। तो फर्स्ट हमने जो ट्रायल किया था वो था
इसके रिलेटेड जो हाइड्रोफोनिक का था हमने उसके ट्रायल किया कि डेयरी फार्मिंग में जो ये ग्रासेस वगैरह की कमी होती है तो उसको कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करें और फार्मर का भी जो बेनिफिट हो, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हाइड्रोफोनिक्स का मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, डॉक्टर नवीन के साथ रिसर्च किया था हमने और काफ़ी अच्छा लगा हमको, और इसको बढ़ा के हम फिर दिल्ली भी गए थे डॉक्टर रमेश के साथ इनोवेशन कॉन्क्लेव में, और वहाँ पे हमको काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिला और पता भी लगा कि काफ़ी फार्मर्स इस चीज़ से करने से डरते भी हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं पता। तो हमने काफ़ी अभी यहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट की है इसके बारे में, डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड। राहुल जसोजा ने हाइड्रोपोनिक खेती के विषय पर भी रिसर्च के माध्यम से अच्छी जानकारी हासिल की। कृषि के क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाकर किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक खेती से हो रहे मुनाफे को देखते हुए कृषकों का रुझान हाइड्रोपोनिक खेती की ओर देखने को मिल रहा है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़ इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। राहुल जसोजा भी हाइड्रोपोनिक तकनीक को अपनाकर लाभान्वित हुए हैं। राहुल जसोजा जैविक विधि से अजोला और नेपियर की खेती कर रहे हैं, जिसे पशुओं को हरे चारे के रूप में दिया जाता है। हमने इस साल जो है दिसंबर और जनवरी में काफ़ी फार्मर्स को हमने फ्री ग्रास भी दिया है इसको। अब हम नेपियर ग्रास भी लगा रहे हैं, अजोला भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये नेचुरली ओकरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं। और हम एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया कि जी आप पशुपालन कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे जो उसको मिलता है फीड और डाइट मिलती है ऑर्गेनिक ही। हम चाहते नहीं कि ज़्यादातर हम दाना खरीदते रहें। दूसरा जो है अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जा रहे हैं, जैसे कि केमिकल फ्री कम्प्लीटली। तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने KVK से हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट हेल्प मांगी थी, और ये डॉक्टर वहीं के एक डॉक्टर है डॉक्टर रमेश जी, उन्होंने कहा था कि आप ये कर सकते हैं। टोटल हमने पौध तैयार किया और गांव में जितने भी लोग हैं जो ये वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें लगाते हैं अपने खुद के लिए, हमने कहा था आप पूरे गाँव के लिए लगाइए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर तक इस गांव को हम थोड़ा सा टोटली ऑर्गेनिक कर सके और सब लोग अपना ऑर्गेनिक सब्जी घर के लिए तो उगा सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा हो तो हम उसको सेल भी कर सके। तो ये इनिशिएटिव्स हमने लिए हुए हैं इस टाइम पे, और अच्छा भी हो रहा है हमारा। अभी आप देख सकते हैं कि सरसों भी लगाई हुई थी हमने। 2018 में डेयरी की कृषि विज्ञान केंद्र टेपला से ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद में इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो कि फार्मर करने से कतराता है या चूकता है या फिर जागरूकता के अभाव में रह जाता है या फिर हिम्मत नहीं कर पाता, इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स है इन्होंने करके दिखाया है, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा के लाखों की कीमत लगा के भी कई बार नहीं कर पाते। इन्होंने बहुत ही छोटे इनोवेशन करके और अपना हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। अजोला है, नेपियर ग्रास सुपर 20 जो है बहुत ही अच्छा पशुओं के लिए हरा चारा 5-6 साल तक लगातार चलता है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर रखी है। और जैसा कि आज हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो उसके तहत भी ये जो पशु इन्होंने रखे हैं उनसे गौमूत्र और गोबर से विभिन्न पंचगव्य पंचामृत भी बना रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सबके सामने पेश कर रहे हैं और आसपास के फार्मर को भी जागरूक कर रहे हैं। राहुल जसोजा अपने खेत में जैविक विधि से सरसों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें शुद्ध रसायन मुक्त उपज हासिल हो सके। राहुल जसोजा ने अपने गांव और गांव के आसपास के किसानों को भी जैविक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो जैसे गाय का घी होता है, दूध होता है, हम घर से सेल करते हैं। हम सरसों भी जो है डिमांड आती है उन पास, तो लोग घर से आके ले जाते हैं प्योर जो सरसों है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए हैं। हमको इसमें पेस्टिसाइड वगैरह जो है जो जिनको केमिकल माना जाता है हम यूज़ नहीं करते। और KVK से हम हमेशा, जैसे डॉक्टर रमेश हो गए, नवीन हो गए, इनसे हम संपर्क में रहते हैं ताकि हमको बेनिफिट मिल सके कि वो ठीक से गाइड्स कर सके कि भाई ये आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ये इनऑर्गेनिक है, ये मत यूज़ करो। अगर कोई डिजीज़ रिलेटेड आ जाती है हमको समझ में नहीं आता, तो उस हिसाब से हम फिर इनसे इन टच करते हैं। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ जानकारी दें आपको, हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखा देते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आज हम आपको बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसे आम जन केसीसी के नाम से जानते हैं। केसीसी बहुत ही काम की चीज है, आपको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। किस तरह से बनवा सकते हैं, क्या दस्तावेज चाहिए और क्या आपको इससे लाभ मिल सकते हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए, ईमेल आईडी है krishiddarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। और चलते चलते हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।